अभी हम पेनिसिलिन्स का यानी कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वो एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। जो मैकेनिज्म हम अभी डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अप्लीकेबल नॉट जस्ट फॉर पेनिसिलिन्स, वो सारे ही बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के लिए सेम होता है, राइट। तो हमें एक बेसिक चीज ये पता है दैट ऑल द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को वो क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, राइट। तो किस तरह से करते हैं वो हमें देखना है। सो फॉर दैट पर्पज सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक ये देखेंगे कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना किस तरह से होता है, राइट। तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑलरेडी देखा है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, स्पेशली द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट, पेप्टिडोग्लाइकन्स। ठीक है, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन्स रहते हैं दे आर बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है। और पेप्टिडोग्लाइकन का जो नेटवर्क होता है उससे मेनली सेल वॉल जो होती है वो बनी हुई होती है, राइट। पेप्टिडोग्लाइकन इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन। सो जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू शुड नोट इट डाउन। अभी ये जो टर्म है पेप्टिडोग्लाइकन, इसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करके अंडरस्टैंड करते हैं इसका मतलब क्या है, राइट। अभी आप इस वर्ड को ठीक से पढ़ो और मुझे बताओ आपको इसमें से क्या मीनिंग समझ में आ रहा है। पेप्टाइड एंड ग्लाइकन मतलब क्या होगा, मतलब पेप्टाइड मतलब क्या होता है, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर। ग्लाइकन मतलब इट इंडिकेट्स व्हाट, शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है उसमें दो चीजें होती है, एक तो क्लियर है कि पेप्टाइड रहेगा उसमें, ओके। और ग्लाइकन का मतलब क्या होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट रहेगा, राइट। सो बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ओके। इसीलिए आप उसको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, राइट। अभी ये जो पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट का बैकबोन होता है और उसको प्रोटीन के चेन्स अटैच्ड होते हैं, इंटरलिंक भी करते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं, ओके। सो अभी थोड़ा सा अगर डिटेल में देखेंगे कि पेप्टिडोग्लाइकन में जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होता है, ओके, वो एग्जैक्टली क्या होता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट वाला जो पार्ट होता है दैट इज अ डाइसैक्राइड। सो यू नो द मीनिंग ऑफ डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड मतलब क्या रहता है, इट इज मेड अप ऑफ टू मोनोसैक्राइड यूनिट्स। ठीक है, तो डाइसैक्राइड किससे बना होता है, दो मोनोसैक्राइड यूनिट से बना हुआ, ठीक है। और इसी डाइसैक्राइड यूनिट को कौन अटैच रहता है, पॉलीपेप्टाइड अटैच रहता है, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। डाइसैक्राइड पार्ट एंड it is also attached with a polypeptide, that is why in total it is called as the peptidoglycan। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे कि ये जो डाइसैक्राइड वाला पार्ट होता है ये किससे बना हुआ होता है, राइट। तो एज वी सेड कि इट इज मेड अप ऑफ टू मोनोसैक्राइड्स। ये जो दो मोनोसैक्राइड्स है उनके नाम है NAG एंड NAM, राइट। NAG stands for N-acetyl glucosamine एंड NAM stands for N-acetyl muramic acid। तो ये दोनों भी क्या हो गए, ये है मोनोसैक्राइड्स और ये दोनों ज्वाइन होके क्या बनेगा, डाइसैक्राइड बनेगा। और ऐसे काफी सारे रिपीटिंग डाइसैक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं किसमें, पेप्टिडोग्लाइकन में। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, सी ये N-acetyl muramic acid इट इज अटैच्ड टू N-acetyl glucosamine। तो ऐसे अल्टरनेट एक के बाद एक के ये एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं, ये एक डाइसैक्राइड हो गया, ठीक है। दिस इज वन डाइसैक्राइड। और अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, अल्टरनेट NAM एंड NAG एक दूसरे को बाइंड होके एक बैकबोन बना रहे हैं। तो मेन बैकबोन किसने बनाया हुआ है, NAM एंड NAG ने। सो देयर इज अल्टरनेट अटैचमेंट और इससे आपका बनता है बैकबोन। और ये जो बैकबोन है, अभी देखो ये एक चेन हो गया पूरा का पूरा NAM NAG से बना हुआ। ऐसे ही काफी सारे चेन्स रहेंगे और ये चेन्स का आपस में जो इंटरलिंकिंग होता है वो होगा पेप्टाइड के हेल्प से। मतलब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ बैकबोन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पार्ट एंड विच इज द कार्बोहाइड्रेट पार्ट, डाइसैक्राइड। और डाइसैक्राइड किससे बना है, दो मोनोसैक्राइड से। वो दो मोनोसैक्राइड कौन है,
NAM एंड NAG, ठीक है। तो NAM NAG मतलब ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, दिस इज बेसिकली द कार्बोहाइड्रेट पार्ट, ठीक है। तो ऐसा ये एक चेन बन गया, ऐसा और भी एक मतलब ऐसे क्या रहेंगे, उसमें बहुत सारी चेन्स रहेंगे, बहुत सारे स्ट्रैंड्स रहेंगे। और देखो ये वाला जो चेन है ये दूसरे वाले चेन से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ, ये रेड रेड कलर में जो दिखाए हुए हैं वो क्या है, दे आर द पेप्टाइड्स, राइट। तो मतलब मैं आपको सिर्फ अभी ब्रॉड पिक्चर बता रही हूँ कि जब हम पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं तो दिमाग में क्या आना चाहिए, NAM NAG से बने हुए चेन्स, ठीक है, जिसमें अल्टरनेट NAM और NAG लगा हुआ है। और ये चेन्स आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड है, पेप्टाइड्स के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है। सो दैट इज द ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। अभी हमें देखना है कि एग्जैक्टली ये जॉइनिंग, ये जो लिंकिंग है दो चेन्स के बीच में का, ये किस तरह से हो रहा है, राइट। तो अभी जब NAM और NAG एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होते हैं तो ज्वाइन होने के पहले दे आर इन द फॉर्म ऑफ UDP NAM एंड UDP NAG। मतलब पहले वो कौन से फॉर्म में होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया जब दोनों को बनाता है तो बैक्टीरिया विल मेक UDP NAM एंड UDP NAG, ठीक है, इनको बैक्टीरिया बनाएगा, ओके। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये दोनों यूनिट जब एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं तो वहां से कौन निकल जाता है, UDP विल बी रिमूव, UDP मतलब यूरिडीन डाइफॉस्फेट, दैट विल बी रिमूव। और सिर्फ क्या बचा हुआ रहेगा, NAM NAG, इतना ही पार्ट वहां पे बचा हुआ रहेगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अभी जब आप ये जो दो यूनिट्स जो होते हैं ये एग्जैक्टली इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके साथ में और क्या होता है वो अभी हमें देखना है, राइट। सो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ तक आपको क्लियर है ना कि ऑल्टरनेटिंग NAM एंड NAG मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म द बैकबोन एंड द UDP पार्ट इज स्प्लिट ऑफ, राइट। तो अभी होता क्या है कि जब आप NAM वाला यूनिट जब बैक्टीरिया बनाता है तो NAM अकेला नहीं रहता है, उसके साथ में एक पेंटापेप्टाइड भी अटैच रहता है। मतलब क्या होगा कि जब UDP NAM बनेगा तो उसके साथ में हु एल्स इज अटैच्ड, देयर इज अ पेंटापेप्टाइड अटैच्ड विथ इट। मतलब NAM अकेला नहीं है, जैसे NAG सिर्फ NAG ही होता है, लेकिन NAM के साथ में और एक पार्ट अटैच होता है पेंटापेप्टाइड। ये क्यों अटैच होता है, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग करना है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ बैकबोन बनाने के लिए NAM और NAG की जरूरत है, लेकिन क्रॉस लिंकिंग करने के लिए क्या चाहिए, हमें पेप्टाइड्स चाहिए, और उसके लिए वहां पे कौन अटैच होता है, पेंटापेप्टाइड अटैच होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा कंपोनेंट है UDP NAM along with the pentapeptide, this component is called as the Park nucleotide. ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल पार्ट है, जस्ट इन केस अगर कभी आ गया पूछा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द, दैट होल पार्ट इज कॉल्ड एज पार्क न्यूक्लियोटाइड, राइट। तो अभी ये जो हमने यहाँ पे एक ब्रॉड ओवरव्यू देखा, इसी का अभी हमें देखना है डिटेल वाला स्ट्रक्चर कि आपस में क्रॉस लिंकिंग किस तरह से होगा, ओके। तो अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे। सो इफ यू कैन सी हियर इन द स्ट्रक्चर, ये हमारा एक पूरा पिक्चर है कि क्रॉस लिंकिंग किस तरह से हुआ है। अभी एक बात आप समझो, जब क्रॉस लिंकिंग हम बोलते हैं तो क्रॉस लिंकिंग होगा दो स्ट्रैंड्स के बीच में। मतलब जैसे ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो क्रॉस लिंकिंग किसके बीच में होता है, एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी कंसिडर करते हैं, देखो ये वाला जो है फॉर एग्जांपल इस स्ट्रैंड का ये वाला जो NAM है इसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और दूसरे स्ट्रैंड का भी NAM वाला, मतलब ये जो पूरा कंपोनेंट है इसको हम अलग से कंसिडर करेंगे। सो ये वाला एक स्ट्रैंड का हो गया, ये कंपोनेंट दूसरे स्ट्रैंड का हो गया। एंड एज यू नो NAM के साथ में कौन अटैच होता है, पेंटापेप्टाइड अटैच होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी पेंटापेप्टाइड दिखाया है। पेंटापेप्टाइड में क्या क्या है वहां पे, आई एम जस्ट गोइंग टू इंडिकेट इट हियर, दिस इज द पेंटापेप्टाइड पार्ट। पेंटापेप्टाइड मतलब इट विल बी मेड अप ऑफ 5 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये 5 अमाइनो एसिड कौन से वाले हैं,
एल एलानिन, डी ग्लूटामिन, सॉरी डी ग्लूटामिक एसिड, एल लाइसिन, डी एलानिन, लास्ट में फिर से डी एलानिन। ओके, तो ये ऐसा पेंटापेप्टाइड यहाँ पे अटैच है। इसमें और एक खास बात होती है, इफ यू सी कि जो अमाइनो एसिड्स है उनका कॉन्फ़िगरेशन अल्टरनेट है। पहला वाला एल है तो दूसरा वाला डी है, फिर से एल है, फिर से डी है। ओके, और लास्ट में ये जो डी एलानिन है ये रिमूव होने वाला है। वो कैसे होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक पॉइंट नॉर्मली नोट करो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर हैविंग एल कॉन्फ़िगरेशन ओनली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स है वो अल्टरनेट है, एल डी ऐसे वाले फॉर्मेट में वो है। फाइन, अभी क्रॉस लिंकिंग वाला पार्ट हमें डिस्कस करना है कि एग्जैक्टली किस तरह से हो रहा है। ये वाला आपको समझ में आ गया, ये जो 2 यूनिट्स दिखाए हैं हम इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज 1 पेप्टिडोग्लाइकन रेसिड्यू। ये एक पेप्टिडोग्लाइकन का रेसिड्यू हो गया। दिस इज अनदर पेप्टिडोग्लाइकन रेसिड्यू दूसरे वाले स्ट्रैंड का। पेप्टिडोग्लाइकन किसको बोलना है, NAM विथ इट्स पेंटापेप्टाइड और उसके साथ में NAG, इतनी यूनिट को हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन का रेसिड्यू। पूरा पेप्टिडोग्लाइकन मतलब कंप्लीट चेन और रेसिड्यू मतलब उसका एक कंपोनेंट, राइट। तो अभी इस तरह से अभी ये है, अभी हमें इसका क्या करना है, क्रॉस लिंकिंग करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम क्रॉस लिंकिंग क्यों करेंगे। तो अभी देखो ये स्ट्रैंड्स ऐसे अलग अलग वहां पे रहेंगे, लेकिन स्ट्रैंड्स जब तक आपस में एक दूसरे के ऊपर फिक्स नहीं होते हैं तब तक वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को रिजिडिटी नहीं मिलेगी, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो क्रॉस लिंकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, राइट। तो अभी क्रॉस लिंकिंग के लिए जो एंजाइम वहां पे इन्वॉल्व होता है, द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज ट्रांसपेप्टिडेज, राइट। तो क्रॉस लिंकिंग किसके किसके बीच में होगा। अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि 2 चेन्स को यानी कि 2 स्ट्रैंड्स को कनेक्ट करने के लिए वहां पे कौन इन्वॉल्व होता है, पेप्टाइड वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है, राइट। तो क्या होगा, ये जो पहला वाला स्ट्रैंड है इसका कौन, लाइसिन, दूसरे वाले स्ट्रैंड के डी एलानिन के साथ में क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, राइट। तो इनके बीच में होगा, यस, इनके बीच में होगा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड फॉर्म होगा मतलब कैसे बॉन्ड फॉर्म होगा, वो दोनों तो एक दूसरे से काफी दूर है ना, राइट। सो हाउ द बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, बॉन्ड मतलब कुछ तो वहां पे बनेगा ना। तो अगेन यहाँ पे और एक पेप्टाइड वाला चेन बनने वाला है विच इज गोइंग टू लिंक द एल लाइसिन टू द डी एलानिन, ठीक है। तो एग्जैक्टली वहां पे पेप्टाइड चेन बनने के लिए अगेन यू विल नीड सम अमाइनो एसिड्स, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के लिए जो पेप्टाइड का चेन बनता है वो बनता है 5 ग्लाइसिन रेसिड्यूज से। ग्लाइसिन इज द अमाइनो एसिड, राइट। सो द लिंकिंग चेन इज मेड बाय 5 ग्लाइसिन रेसिड्यूज। मतलब जैसे हमने यहाँ पे ये पेंटापेप्टाइड बनाया वैसा ही एक पेंटापेप्टाइड क्या करेगा, इन दोनों को ज्वाइन करेगा, राइट। सो आई एम गोइंग टू मेंशन दैट पॉइंट हियर, 5 glycine residues are going to link L-lysine to D-alanine, ओके। और ये काम कौन सा वाला एंजाइम करता है, दिस इज डन बाय द एंजाइम ट्रांसपेप्टिडेज एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपेप्टिडेशन। अब ये लिंकिंग हो गया, तो लिंकिंग मतलब अभी किस तरह से होगा, जैसे एल लाइसिन का डी एलानिन के साथ में हो गया। फिर इसके बाद में जो अभी जैसे नेक्स्ट वाला यूनिट रहेगा, नेक्स्ट यूनिट किसके साथ में लिंक होगा, ये वाला सपोज एल लाइसिन है, ये दूसरे किसी के डी एलानिन के साथ में ट्रांसपेप्टिडेशन करेगा। सिमिलरली ये वाला जो डी एलानिन है वो भी किसी दूसरे के एल लाइसिन के साथ में ट्रांसपेप्टिडेशन करेगा। और इस तरह से क्या होगा, एक स्ट्रैंड दूसरे वाले स्ट्रैंड के साथ में ज्वाइन हो जाएगा, राइट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस, राइट। और एंड में क्या होता है, अब क्रॉस लिंकिंग हो गया तो देखो सभी के सभी जो चेन्स रहेंगे, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे एक ही यूनिट दिखाया है, ऐसे सारे यूनिट्स का इमेजिन करो, हर एक यूनिट का ये जो डी एलानिन है, कौन से 4th नंबर वाला जो डी एलानिन है वो एल लाइसिन के साथ में
क्रॉस लिंकिंग करने वाला है, ये वाला डी एलानिन इसके साथ में, ये वाला डी एलानिन दूसरे लाइसिन के साथ में। तो एक बार हो गया तो अभी ये एंडिंग वाला जो डी एलानिन है इसका वहां पे कोई काम नहीं रहता है, इट विल बी जस्ट हैंगिंग देयर, राइट। तो इसीलिए ये जो होता है आफ्टर द ट्रांसपेप्टिडेशन प्रोसेस, ये जो एंड वाला जो डी एलानिन है ये यहाँ से निकाल दिया जाता है। सो देयर विल बी क्लीवेज ऑफ दिस टर्मिनल डी एलानिन। ओके, सो अभी देखो, और ये क्लीवेज सिर्फ एक का नहीं होगा, सभी का। आफ्टर द ट्रांसपेप्टेशन प्रोसेस एंड में जितने भी ये आखिरी वाले डी एलानिन है, फिफ्थ वाले डी एलानिन जो है, वो सभी के सभी इसमें से क्या किए जाएंगे, रिमूव किए जाएंगे, क्लीवेज हो जाएगा उसका। और ये क्लीवेज करने का काम भी ट्रांसपेप्टिडेज का ही होता है, राइट। तो बेसिकली ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम जो है इट परफॉर्म्स टू फंक्शंस, ओके। इट कॉजेस ट्रांसपेप्टिडेशन बिटवीन एल लाइसिन एंड डी एलानिन, ओके। और ट्रांसपेप्टिडेशन मतलब वो सीधा सीधा पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है दोनों के बीच में, और दोनों को ज्वाइन कैसे कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ 5 ग्लाइसिन रेसिड्यूज, ओके। और दूसरा वो काम कर रहा है, इट इज कॉजिंग क्लीवेज ऑफ द टर्मिनल डी एलानिन। तो एंडिंग में क्या होगा, देखो एंडिंग में यहाँ पे अभी पेंटापेप्टाइड बचेगा क्या, NAM के साथ में टेट्रापेप्टाइड बचेगा क्लीवेज होने के बाद में, इज दैट क्लियर। और एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड के बीच में क्या रहेगा, 5 ग्लाइसिन है, मतलब इट इज अ पेंटापेप्टाइड विच इज जॉइनिंग द 2 स्ट्रैंड्स। तो क्रॉस लिंकिंग भी किसने किया है, पेंटापेप्टाइड ने किया है। तो पेंटापेप्टाइड जब हम बोलते हैं तो 2 अलग अलग पेंटापेप्टाइड्स है। शुरुआत में NAM के साथ में पेंटापेप्टाइड अटैच था, ठीक है, लेकिन आपका जब क्रॉस लिंकिंग हो गया तो उसका एंडिंग वाला डी एलानिन निकल गया, तो वो पेंटापेप्टाइड नहीं बचेगा, इट विल बी टेट्रापेप्टाइड। बट जो क्रॉस लिंकिंग जो हुआ है, क्रॉस लिंकिंग किसके थ्रू हुआ है, एक पेंटापेप्टाइड के थ्रू हुआ है, एंड दैट पेंटापेप्टाइड इज मेड अप ऑफ 5 ग्लाइसिन रेसिड्यूज। क्लियर, ओके। तो अभी आपको अगर ये वाला इमेज अगर आप देखोगे तो आपको अभी ये इमेज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, आपको बैकबोन तो पता है NAM NAG वाला, जो रेड कलर में ये जो दिखाए हुए हैं दे आर ऑल पेप्टाइड्स जो अभी हमने स्टडी किए। अभी आप देखो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, NAM के साथ में देखो यहाँ पे जो ऐसे वर्टिकल में रेड दिखाया है ये क्या है, कैन यू टेल मी वो कौन सा पार्ट है, पॉलीपेप्टाइड वाली चेन, वो पेंटापेप्टाइड था पहले, उसका एंडिंग वाला डी एलानिन निकल जाएगा, तो एंड में फिर क्या बचेगा, डी एलानिन ही बचेगा। इसीलिए देखो यहाँ पे एंड में एक डी बताया है, तो वो डी का मतलब क्या है, दिस इज द डी एलानिन ऑफ द 4th नंबर, क्योंकि लास्ट वाला जो है 5th नंबर वाला तो रिमूव हो गया है, ठीक है। अब देखो ये जो डी एलानिन है ये वाला, ये किसके साथ, सॉरी मतलब अभी कोई भी डी एलानिन को आप पकड़ो वो किसके साथ में ज्वाइन होता है, दूसरे स्ट्रैंड के एल लाइसिन के साथ में, मतलब सेकेंड लास्ट वाले के साथ में, ओके। तो अभी आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये इसका डी एलानिन है, मतलब आखिरी वाला, ये देखो किसके साथ में ज्वाइन हुआ है, थोड़ा ऊपर उन्होंने ज्वाइनिंग दिखाया है टू इंडिकेट कि यहाँ पे कौन होगा, एल लाइसिन होगा। सेम देखो हर जगह पे दिया हुआ है। अब ये वाला इसका जो डी एलानिन है इट विल बी अगेन लिंक टू एल लाइसिन ऑफ द नेक्स्ट चेन, गॉट इट, दैट इज हाउ द क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। डायग्राम क्लियर, ओके। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरियल सेल वॉल वाला क्रॉस लिंकिंग का प्रोसेस। अब इसमें हमें आगे क्या देखना है कि ये जो प्रोसेस है इसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एग्जैक्टली कौन से वाले स्टेप पे इंटरफेयर करते हैं। तो अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया है तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का मोड ऑफ एक्शन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बेसिकली इसका जो आखिरी वाला स्टेप होता है, क्रॉस लिंकिंग वाला जो स्टेप है, उसे इनहिबिट करते हैं, ओके। So as we know, the cross-linking process is carried out by which enzyme? Transpeptidase. Okay. So basically, beta-lactam antibiotics जो है, they bind with this transpeptidase enzyme. Okay.
I'll just note it here somewhere. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? दे बाइंड विथ ट्रांसपेप्टिडेज, और वो ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट करते हैं। अब मुझे बताइए, ट्रांसपेप्टिडेज अगर इनहिबिट हो गया तो क्या नहीं होगा? यस, क्रॉस लिंकिंग, यानी कि ट्रांसपेप्टिडेशन नहीं होगा। और क्रॉस लिंकिंग नहीं हुआ तो क्या होगा? एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से कनेक्ट ही नहीं होगा, और कनेक्ट नहीं होगा मतलब वो सेल वॉल कैसे बनेगा? वो काफी वीक वाला सेल वॉल बनेगा, ओके, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल का क्या होता है? लाइसिस हो जाता है, राइट। तो बेसिकली ये जो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम है, दिस बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ प्रोटीन्स दैट आर कॉल्ड एज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, इन शॉर्ट दे आर कॉल्ड एज पीबीपीज। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स मतलब ऐसे प्रोटीन्स जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ में बाइंड करते हैं, दे हैव एफिनिटी फॉर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो जब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आप देते हो तो वो बैक्टीरिया के सेल में जाके दे बाइंड विद द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, और उसकी वजह से उनका फिर सक्सेसफुली वो अपना एक्शन यहाँ पे शो कर पाते हैं, राइट। तो वन ऑफ द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इज ट्रांसपेप्टिडेज। और भी होते हैं, और बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से ये वैरी भी करते हैं, मतलब हर बैक्टीरिया के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, ओके। लेकिन क्लास एक ही होता है ट्रांसपेप्टिडेज वाले एंजाइम्स का। समझ में आ गया? ओके। तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स का ही एक एग्जाम्पल है ट्रांसपेप्टिडेज। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या है, राइट। तो अभी आपको मोड ऑफ एक्शन क्लियर है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का? फाइन। तो फिर ओवरऑल अभी जो हमने बोला है कि सेल वॉल का जो सिंथेसिस है वो मतलब ठीक तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से सेल वॉल कैसे बनेगा? काफी वीक, ओके। और उसकी वजह से होता है लाइसिस। तो हाउ लाइसिस इज टेकिंग प्लेस एग्जैक्टली, सेल का लाइसिस किस वजह से होता है उसका रीजन हमें देखना है। तो एज वी सेड कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है वो सेल वॉल का जो सिंथेसिस का प्रोसेस है उसे इंटरफेयर करते हैं, ओके। तो जो बैक्टीरिया मतलब फुल्ली ग्रोन बैक्टीरिया जो है, एडल्ट बैक्टीरिया कंसिडर कर लो, उनको अगर आप पेनिसिलिन देते हो तो उनके ऊपर उनका कोई असर होगा क्या? बिकॉज देयर सेल वॉल इज ऑलरेडी मेड, राइट। तो जो बैक्टीरिया का ऑलरेडी बना हुआ है सेल वॉल, उनके ऊपर कुछ खास असर नहीं होगा। प्रॉब्लम किसका होगा कि जब न्यू बैक्टीरिया बनेंगे, बैक्टीरिया का जब मल्टीप्लीकेशन होगा और जब नए बैक्टीरियल सेल्स बनेंगे, तो उस टाइम पे वो वाले सेल्स का सेल वॉल सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं होगा। तो जो नए बैक्टीरिया बनेंगे वो कैसे बनेंगे? दे आर कॉल्ड एज सेल वॉल डिफिशियंट बैक्टीरिया, ओके। तो ऐसे सेल वॉल डिफिशिएंट बैक्टीरिया का जो सेल वॉल रहेगा वो वीक रहेगा, ओके। तो यानी कि अब वहां पे क्या होने वाला है, ये हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा एक देखा था कि अभी समझ लो क्रॉस लिंकिंग नहीं हुआ है, तो आप सेल वॉल इस तरह से विजुलाइज कर सकते हो कि इंटैक्ट नहीं रहेगा वो जो सेल वॉल है वो, राइट। अंदर के जो कंटेंट्स है वो बाहर आ सकते हैं, या फिर बाहर से जो लिक्विड है, सॉल्वेंट है, वो सेल के अंदर आ सकता है, ओके। तो अभी अंदर आएगा या बाहर आएगा वो डिपेंड करता है उसके ऑस्मोटिक स्टेट के ऊपर। अभी बैक्टीरिया का जो सेल होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है, दैट इज हाइपर ऑस्मोटिक, मतलब अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो ज्यादा रहेगा। और जब भी अगर कोई सॉल्यूशन हाइपर ऑस्मोटिक होता है तो वो क्या करता है? इट एब्सॉर्ब्स द सॉल्वेंट फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। तो सराउंडिंग से क्या होगा, सारा जो आज सराउंडिंग वाला जो सॉल्वेंट रहेगा, फ्लूइड रहेगा, दैट विल कम इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। द बैक्टीरियल सेल विल एंड अप स्वेलिंग, और स्वेलिंग होने के बाद में अल्टीमेटली क्या होगा? देयर विल बी बर्स्टिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल, जिसे हम बोलते हैं लाइसिस, राइट। सो ये जो प्रोसेस है इस तरह से लाइसिस होता है, राइट। और ये वाला जो बैक्टीरियल सेल लाइसिस होगा, ये मेनली कौन से बैक्टीरिया के साथ में होगा? दिस विल ऑकर इन केस ऑफ ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। व्हाई? बिकॉज ये जो पेप्टिडोग्लाइकन जो है, इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया,
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन उतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट नहीं रहता है। फाइन। तो अभी हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर हो गया है, और जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे सबका मोड ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट अवर डिस्कशन अबाउट द अदर पेनिसिलिन्स। पेनिसिलिन्स का अभी हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन देखना है कि कौन से टाइप्स के पेनिसिलिन्स अभी तक क्लिनिकली यूज किए जा रहे हैं। फाइन। तो जब भी हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो जनरली वी टॉक इन टर्म्स ऑफ जनरेशंस, क्योंकि इनिशियली एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर उसके मतलब जो नेचुरल होते हैं, फिर उसके बाद में हम उनकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए उनके कुछ डेरिवेटिव्स बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन वाले, राइट। तो इस तरह से जो हमारा सबसे पहला वाला फर्स्ट जनरेशन जो था पेनिसिलिन का, उसे हम बोलेंगे पेरेंट जनरेशन। ओके, पेरेंट जनरेशन में देयर वर टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी, राइट। तो अभी मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये जो क्लासिफिकेशन है पेनिसिलिन का, उसका मतलब क्या है। सो पेरेंट जनरेशन का मतलब रहेगा फर्स्ट जनरेशन, जिसमें से जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मतलब जो फर्स्ट क्लिनिकली यूज्ड वाला जो पेनिसिलिन था, दैट वाज एक्चुअली पेनिसिलिन जी। ये पहला वाला पेनिसिलिन है जो क्लिनिकली यूज किया गया था। पेनिसिलिन वी इज ऑल्सो द पेरेंट जनरेशन पेनिसिलिन। ठीक है, अभी ये जो पेरेंट जनरेशन वाला जो था, ये जब इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम पे ये बहुत इफेक्टिव था। ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये जो पेरेंट जनरेशन के पेनिसिलिन थे, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गया बाय बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कैसे किया, तो उसका एक सिंपल सा मैकेनिज्म बैक्टीरिया ने अडॉप्ट किया। बैक्टीरिया स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज बीटा लैक्टमेज। सो आपको नाम से ही समझ में आएगा, बीटा लैक्टमेज मतलब क्या, एंजाइम विच लीड्स टू ब्रेकिंग और डिग्रेडेशन ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग। मतलब बैक्टीरिया ने क्या किया, ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करना शुरू किए जो कि बीटा लैक्टम रिंग का ही डिग्रेडेशन कर देते हैं। और बीटा लैक्टम रिंग का अगर डिग्रेडेशन हो गया तो वो पेनिसिलिन क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इट विल बी कंप्लीटली इनइफेक्टिव, राइट। तो ये जो पेरेंट जनरेशन था, दिस वाज ससेप्टेबल टू बीटा लैक्टम, राइट। तो फिर ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया होगा कि इसके स्ट्रक्चर्स को, ये जो दो ओरिजिनल है, इनको ऐसा मॉडिफाई करो कि द जो मॉडिफाइड वाले पेनिसिलिन रहेंगे दे शुड नॉट बी ससेप्टेबल टू बीटा लैक्टमेज। मतलब बैक्टीरिया ने जो बीटा लैक्टमेज बनाया उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो जनरेशन आया उसका नाम दिया गया पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिनेज इज अनदर नेम फॉर बीटा लैक्टमेज। ठीक है, तो आप उनको बीटा लैक्टमेज भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जनरेशन में हमने वो प्रॉब्लम ओवरकम कर लिया कि पेरेंट जनरेशन दे वर गेटिंग डिस्ट्रॉयड बाय पेनिसिलिनेज और बीटा लैक्टमेज, सो वी मेड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, राइट। फिर भी अभी भी ये जो दो कैटेगरी है, फर्स्ट दो कैटेगरीज, उनका फिर भी एक ड्रॉबैक था। ठीक है, जो पेरेंट जनरेशन पेनिसिलिन थे, दे वेयर मेनली एक्टिव ओनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो किसके अगेंस्ट एक्टिव थे वो, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही एक्टिव थे। ओके, तो इसीलिए जो ओरिजिनल पेनिसिलिन्स थे दे वर कंसिडर्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स, राइट। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे कि ये जो पहले दो कैटेगरीज थे ये कैसे थे, नैरो स्पेक्ट्रम वाले थे। तो हमारी नीड के अकॉर्डिंगली हमें फिर ऐसे पेनिसिलिन्स भी बनाने की जरूरत थी कि जो ना कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी इनहिबिट कर पाए। तो नेक्स्ट वाला जो एफर्ट था मॉडिफिकेशन का, वो किस चीज के लिए किया गया था कि हम ग्राम पॉजिटिव के साथ में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी इनहिबिट कर सके। तो जो नेक्स्ट वाला जनरेशन आया उसका नाम ही दिया है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन।
यानी कि दिस कैटेगरी इज गोइंग टू inhibit both gram positive bacteria as well as gram negative bacteria, राइट? तो जनरेशन समझ में आया आपको? लास्ट में जो ये एक कैटेगरी दिया है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, ये पेनिसिलिन्स नहीं है, ये पेनिसिलिन्स के साथ में दिए जाने वाले ड्रग्स है, ठीक है? अभी देखो, सपोज ये पेरेंट जनरेशन वाला देख लो, पेरेंट जनरेशन क्या था? इट इज ससेप्टेबल टू बीटा लैक्टमेज, ठीक है? भले ही ये बीटा लैक्टमेज के लिए ससेप्टेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका यूज ऑल टुगेदर बंद हो गया है। देर आर सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे यूज करने ही पड़ते हैं, लेकिन फिर ये वाला प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको पेनिसिलिन जी ही देना है किसी सिचुएशन में, तो फिर बीटा लैक्टमेज ससेप्टेबल होने की वजह से आपको इनको किसके साथ में देना पड़ेगा? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के साथ में देना पड़ेगा, ताकि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स क्या करेंगे? बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, राइट? तो अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले हमने पेरेंट जनरेशन लिया, ठीक है? फिर बीटा लैक्टमेज ससेप्टेबल थे, इसलिए हमने बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट वाले पेनिसिलिन बनाए। फिर कभी भी ये दोनों भी कैटेगरीज थे, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव थे, ओके? तो फिर हमने क्या किया? एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन बनाए। जब आप एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन बनाते हो तो आपको ये बेनिफिट तो मिल गया दैट यू आर एबल टू इनहिबिट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लेकिन उसके साथ में इसका एक डाउन साइड ये हो जाता है कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले जो पेनिसिलिन है दे आर नॉट पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। मतलब आप एक चीज जब करने जा रहे हो तो उसके साथ में दूसरी चीज छूट रही है। Got it? Extended spectrum, they are active against gram negative, but they are not penicillinase resistant. मतलब आपको अगर ये वाले ड्रग्स देने हैं तो बीटा लैक्टमेज इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट? तो इसीलिए ये जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले हैं दे हैव टू बी गिवन विद द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स बिकॉज दे आर नॉट पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। तो आपको ये समझ में आ गया हर एक कैटेगरी उसके मेन मेन फीचर्स क्या है, राइट? अभी एक वन लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इनके मतलब यूज के रिगार्डिंग, सबके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट वाला कैटेगरी है, इसमें जितने भी पेनिसिलिन हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर एंटी स्टफाइलोकोकल, मतलब दे आर एक्टिव अगेंस्ट स्टफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है? तो दे आर कॉल्ड एज एंटी स्टफाइलोकोकल पेनिसिलिन। कौन से वाले? ये जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट वाला क्लास है वो वाला। तो ये जो पूरा क्लास है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन का, दे आर एंटी स्टफाइलोकोकल। सिमिलरली ये जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले पेनिसिलिन से, इनकी खास बात ये है दैट दे आर एंटी सुडोमोनल, यानी कि दे आर एक्टिव अगेंस्ट विच बैक्टीरिया? सुडोमोनास ओरिजिनोसा। ओके, तो अगर आपको बाकी कुछ भी याद नहीं आता तो आपको ये क्लासिफिकेशन दिमाग में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पक्का दिमाग में होना चाहिए। पेरेंट जनरेशन एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, दे आर एक्टिव ओनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव,
extended spectrum, active against both gram positive and gram negative, but not penicillin is resistant, so they need to be given with beta lactamase inhibitor. ठीक है, ओके, तो अभी हम इनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द parent generation penicillin, that is penicillin G. ठीक है, so we will start with the structure first. So do you remember the basic structural skeleton of penicillin? ठीक है, बनाइए. सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं? बीटा लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग, उसके साथ में फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड वाली रिंग होती है साइड में. यस, अब बताइए इसके साथ में और हम कहाँ पे क्या क्या अटैच करते हैं? 2 मिथिल ग्रुप्स यहाँ पे. यस, वेरी गुड. I will also do the numbering also here. We start the numbering from sulfur. इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं. एंड इफ यू रिमेम्बर कि यहाँ पे जो 6 पोजीशन में जो साइड चेन रहता है उसमें जो आर ग्रुप रहता है वो सिर्फ चेंज होता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एवरी टाइम सेम रहेगा. ओके, अब पेनिसिलिन जी जो होता है उसका दूसरा नाम है बेंजील पेनिसिलिन. ओके, तो नाम में ही बेसिकली कौन सा साइड चेन है वो बताया हुआ है. कौन सा वाला? बेंजील साइड चेन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंजील? कैन यू ड्रॉ द बेंजील साइड चेन? बेंजील साइड चेन मतलब क्या रहेगा, बताओ मुझे, डिस्क्राइब करो. एग्जैक्टली, ओनली बेंजीन रिंग अगर रही तो उसको बेंजील ग्रुप नहीं बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज द वेरी गुड फिनिल ग्रुप. व्हेनेवर बेंजील ये वर्ड आएगा तो बेंजील का मतलब होता है कि एक बेंजीन रिंग है और उसके साथ में CH2 वाला ग्रुप अटैच है. ये वाला जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड एज द बेंजील ग्रुप, राइट. तो ये ग्रुप अभी कहाँ पे अटैच रहेगा? आई विल ड्रॉ द साइड चेन इन द डिफरेंट कलर. 6 पोजीशन में सबसे पहले क्या होता है? NH C डबल बॉन्ड हो, द अमाइड ग्रुप, राइट. तो ये हो गया हमारा NH. देन वी हैव द C डबल बॉन्ड O ग्रुप. और अब यहाँ पे क्या लगा हुआ रहेगा? बेंजील वाला ग्रुप लगा हुआ रहेगा. तो लेट अस से दिस इज द CH2 और ये है बेंजीन रिंग. ओके, तो देखो ये इतना जो पोर्शन है दिस इज द बेंजील ग्रुप एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन जी, यानी कि बेंजील पेनिसिलिन. ठीक है, ये सबसे पहले क्लिनिकली यूज किया गया हुआ पेनिसिलिन था. ठीक है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि ये जब यूज किया गया था इट वाज वेरी इफेक्टिव, मिराक्युलसली ट्रीटमेंट को, इन्फेक्शंस को ट्रीट करता था. ओके, लेकिन बहुत ही जल्दी इसके अगेंस्ट क्या हो गया? रेजिस्टेंस डेवलप हो गया. ओके, अभी सबसे पहले तो ये जो बेंजील पेनिसिलिन है इट वाज द नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन बिकॉज इट इनहिबिट्स ओनली ग्राम, किल्स ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ठीक है, तो अभी ये जो बेंजील पेनिसिलिन है इसके अलावा मतलब अपार्ट फ्रॉम बीइंग नैरो स्पेक्ट्रम इसके और काफी सारे डिसएडवांटेजेस थे. सबसे पहला इसका बड़ा डिसएडवांटेज था इसके स्टेबिलिटी का. ठीक है, बेंजील पेनिसिलिन इज वेरी अनस्टेबल, मतलब इवन रूम टेम्परेचर भी अगर आप उसको रखते हो तो वो कुछ टाइम में डिग्रेड हो जाता है, मतलब उसका स्टेबिलिटी वाला इश्यू सबसे ज्यादा था. ठीक है, तो फिर बाद में ऐसा पता चला कि अगर आप इसको मतलब न्यूट्रल वाला फॉर्म ना रखते हुए अगर आप इसका सॉल्ट बनाते हो तो सॉल्ट वाला फॉर्म थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल रहता है. इसका सॉल्ट बनेगा कैसे? तो इफ यू सी दिस पार्ट, दिस इज द एसिडिक पार्ट, राइट. तो एसिड जो होता है, एसिड का आप सॉल्ट बना सकते हो, मतलब जैसे COOH की जगह पे हाइड्रोजन निकाल के वहां पे सोडियम लगा सकते हो, पोटेशियम लगा सकते हो. सो यू कैन मेक सॉल्ट्स एंड सॉल्ट्स आर हैविंग ग्रेटर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू द एसिड. मतलब ये पेनिसिलिन्स आर एसिड बाय डिफॉल्ट, राइट. तो एसिड मतलब जो न्यूट्रल वाला पेनिसिलिन है, माय मिस्टेक, न्यूट्रल नहीं, जो उसका मतलब फ्री एसिडिक फॉर्म वाला जो पेनिसिलिन है उसके कंपैरिजन में सॉल्ट ज्यादा स्टेबल रहते हैं. ओके,
अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बेंजिल पेनिसिलिन है इसके दो बड़े प्रॉब्लम्स है. इट इज थर्मोलेबाइल, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही डिग्रेड होता है, तो हीट के प्रेजेंस में तो बहुत ही जल्दी डिग्रेड हो जाएगा. इट इज ऑल्सो एसिड लैबाइल, यानी कि एसिड के प्रेजेंस में भी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो एसिड के प्रेजेंस में अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसका मेन लिमिटेशन क्या रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? आप उसे ओरली नहीं दे पाएंगे क्योंकि जो आपकी गैस्ट्रिक एसिड से उसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसी वजह से बेंजिल पेनिसिलिन आपको कौन से रूट से देना पड़ेगा फिर? यू विल हैव टू गो फॉर द पैरेंटेरल रूट, इसीलिए इसको ओरली नहीं दिया जाता है. ओके, बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक एसिड. ओके, अभी इसके जो रूट्स है कि हम कौन से रूट से इसे एडमिनिस्टर करेंगे, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है कि कौन सा वाला सॉल्ट फॉर्म आप यूज कर रहे हो. ओके, एज वी सेड कि हम बेंजिल पेनिसिलिन जी के सॉल्ट फॉर्मुलेशंस बनाते हैं. ठीक है, तो आप दो तरह के सॉल्ट फॉर्मुलेशंस बना सकते हो. आइदर यू कैन मेक सोल्यूबल सॉल्ट्स, लाइक सिंपली सोडियम सॉल्ट हो गया जिसको हम बोलेंगे सोडियम पेनिसिलिन जी. ओके, अगर सोल्यूबल सॉल्ट से तो आप उसको आईवी वाले रूट से दे सकते हो, राइट, क्योंकि आईवी रूट से आपको कोई इनसोल्यूबल मटेरियल हम नहीं दे सकते, हमें सोल्यूबल वाला ही देना पड़ता है. लेकिन अगर हमने इनसोल्यूबल वाले सॉल्ट्स बनाए हैं तो इनसोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए हमें कौन सा रूट यूज करना पड़ेगा? वी विल हैव टू गो फॉर द इंट्रामस्क्यूलर रूट. अब क्वेश्चन ये है कि why we will use insoluble salts at all, मतलब आप सोडियम पेनिसिलिन जी अगर दे सकते हो तो फिर हम इंसोल्यूबल सॉल्ट्स क्यों बनाएंगे? उसके पीछे का रीजन क्या रहेगा? उसके पीछे का रीजन ये रहता है कि अगर आपको स्लोली पेनिसिलिन जी रिलीज करना है, स्लोली स्लोली, आईवी जब आप देते हो तो क्या होता है, एक साथ में ही पूरे ब्लड सर्कुलेशन में स्प्रेड होता है. अगर आपको स्लोली और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए धीरे धीरे पेनिसिलिन जी रिलीज करना है तो बेटर है कि आप उसका इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन दो. और इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन किसका दिया जाता है? इनसोल्यूबल वाले सॉल्ट्स का. तो बेसिकली दीज सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज द रिपोजिटरी सॉल्ट्स, because they will release penicillin slowly for a particular time period. तो इसके एग्जाम्पल्स है प्रोकेन पेनिसिलिन जी. प्रोकेन इज द सॉल्ट पार्ट, राइट. बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी, तो ये जो नाम है ये याद रखने हैं, प्रोकेन एंड बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी. ये इनसोल्यूबल सॉल्ट फॉर्मुलेशन से रिपोजिटरी सॉल्ट बनाएंगे, मतलब इंट्रामस्कुलर साइट में जाने के बाद में धीरे धीरे स्लोली वो पेनिसिलिन जी को रिलीज करेंगे. फाइन, ओके. तो ये हो गए इसके प्रिपरेशंस. अभी इसके बाद में हमें डिस्कस करना है पेनिसिलिन जी के यूजेस क्या क्या है और उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या है, राइट. तो हम अभी बार बार बोल रहे हैं कि पेनिसिलिन जी के लिए बहुत क्विकली रेजिस्टेंस डेवलप हो गया था, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली यूजलेस हो गया है. नाउअडेज अभी भी कुछ ऐसे इन्फेक्शंस है जो कि पेनिसिलिन जी से कंट्रोल होते हैं, एंड देयर आर सम इन्फेक्शंस फॉर विच पेनिसिलिन जी इज द ड्रग ऑफ चॉइस. ओके, तो वो हमें यूजेस देखने की अभी इस पॉइंट पे क्लिनिकली उसके यूजेस क्या क्या है, राइट. सो यूजेस याद रखने के लिए एकदम सिंपल सा ट्रिक है. आपको अभी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आएंगे, ठीक है, एंड यू विल हैव टू रिमेंबर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो दीज आर जस्ट सम ट्रिक्स दैट मे हेल्प यू टू मेमोराइज सम ऑफ द पार्ट. ठीक है, तो डी संगम, तो संगम किसी का नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं. ओके, तो लेट्स सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेनिसिलिन्स. आप अगर इवन केडी त्रिपाठी में भी ओपन करते हो तो एट अ ग्लैंस ऐसा कभी लगता नहीं है कि अब आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को याद रख पाओगे, बिकॉज टू मच इन्फॉर्मेशन इज देयर. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज सम ट्रिक्स. ठीक है, तो यही यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है. आप अपने हिसाब से दूसरे भी बना सकते हो, बस कुछ ना कुछ करो और याद रखो. फाइन. तो सबसे पहला यूज, इट इज यूज फॉर डिप्थेरिया. ओके, डिप्थेरिया पता है ना? yes. Then S, D stands for diphtheria, S stands for streptococcal infections and syphilis. ठीक है, सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए, और स्ट्रेप्टोकोकस पता है ना, जो स्ट्रेप थ्रोट जब हम बोलते हैं, जो थ्रोट इन्फेक्शन कॉजिंग जो बैक्टीरिया होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है,
तो स्ट्रेप्टोकोकल वाले इन्फेक्शन के लिए पेनिसिलिन जी को यूज किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट यूज इज एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स ये कोई ऐसा कॉमनली ऑकरिंग वाला इन्फेक्शियस डिसऑर्डर नहीं है, बट काफी सीरियस वाला होता है। आपने देखा होगा ना, जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर में एंथ्रैक्स के पोर्स यूज किए गए थे, पढ़ा है ना आपने? वो नहीं पढ़ा है क्या? वॉर में इवन बायोलॉजिकल वॉर भी एक, देर इज अ टर्म कॉल्ड एज बायोलॉजिकल वॉर, मतलब जो एनिमी वाला कंट्री होता है उनको सप्रेस करने के लिए क्या किया जाता है कि कोई इन्फेक्शियस एजेंट स्प्रेड किया जाता है उनकी टेरिटरी में। और जनरली वो इन्फेक्शियस एजेंट ऐसा होता है जो कि बहुत क्विकली स्प्रेड हो सकता है, मतलब कॉन्टेजियस होगा। हाँ, कोरोना के जैसा कॉन्टेजियस होगा, तो उसमें वन ऑफ द एग्जाम्पल इज एंथ्रैक्स। ठीक है, तो ये जो एंथ्रैक्स है, इसके लिए पेनिसिलिन जी इज द ड्रग ऑफ चॉइस। मतलब अभी भी अगर किसी पर्सन को एंथ्रैक्स होता है तो उनको कौन सा ड्रग दिया जाएगा? पेनिसिलिन जी। तो ये जो ड्रग ऑफ चॉइस वाला जो पार्ट है वो आपको याद रखना है कि बाकी सबके लिए फर्स्ट चॉइस ड्रग विल नॉट बी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कैन बी यूज फॉर डिप्थेरिया, कैन बी यूज फॉर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, बट फॉर एंथ्रैक्स इट इज द फर्स्ट ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग दैट यू विल गिव। ठीक है, देन सिफिलिस के साथ साथ में इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। ओके, देन एक्टिनोमाइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। एक्टिनोमाइकोसिस के लिए भी इट इज ड्रग ऑफ चॉइस। इट इज अ सॉर्ट ऑफ थ्रोट रिलेटेड ही इन्फेक्शन होता है, सिर्फ वो काफी कॉन्टेजियस होता है। एंड मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन, दे आर कॉल्ड एज मेनिंगोकोकस। एंड मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन का मेन रिजल्ट होता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, राइट। तो एक सिर्फ यहाँ पे मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन के लिए एक स्मॉल एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट आई विल टेल यू। नॉर्मली मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन यानी कि मेनिंजाइटिस की अगर आपको ट्रीटमेंट करनी है, तो मेनिंजाइटिस मतलब क्या है कि ब्रेन में इन्फ्लामेशन हुआ है, तो वहां पे अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए द ड्रग शुड बी एबल टू रीच टू दैट पर्टिकुलर साइट। ओके, अब नॉर्मली पेनिसिलिन जो होते हैं वो ब्रेन मतलब यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वहां तक नॉर्मली नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उनकी खास बात यह है कि अगर इन्फ्लामेशन हुआ, ओके, इफ देर इज इन्फ्लामेशन इन द ब्रेन देन दे कैन रीच दैट पर्टिकुलर साइट। मतलब ये खास बात है कि नॉर्मली अगर आप नॉर्मल पर्सन को पेनिसिलिन जी देते हो, ठीक है, जिसको कोई मतलब ब्रेन में इन्फेक्शन मतलब मेनिंजाइटिस नहीं हुआ है, तो उनमें दे विल नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, लेकिन जब इन्फ्लामेशन होता है जैसे मेनिंजाइटिस के केस में, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से penicillins can cross the blood brain barrier and they can reach their target site. So this is one unique point about penicillin G. Okay, so I'm going to mention that कि normally penicillins का जो penetration है in cerebrospinal fluid it is poor. ठीक है, but in case of inflammation sufficient amount of penicillin reaches the target site. तो इसीलिए मेनिंगोकोकल इन्फेक्शंस में पेनिसिलिन आर यूजफुल। ठीक है, we will try to see whether we can remember or not. Okay, so D, S, streptococcal infections and syphilis. Then A, anthrax जिसके लिए it is drug of choice. N, सॉरी, N my mistake, एक मिनट, मुझे उसको ये करना था एक्चुअली, बोल्ड नहीं करना था, N नहीं है, AN stands for anthrax actually, write it like this.
छोटे छोटे इससे काफी कंफ्यूजन होता है. Okay? So AN stands for anthrax, then G gonorrhea, again A actinomycosis, and M meningococcal infection. Once again, अभी एक बार अपने आंखों के सामने नेमोनिक लाओ. D संगम, D diphtheria, S very good, then AN anthrax, then G gonorrhea, A actinomycosis, and meningococcal infections. ठीक है, so do it every night and it will be helpful till your university exams. Okay, so uses clear हो गए. फाइन. अब जैसे हमने यूजेस पढ़े वैसे ही हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ेंगे. ओके, तो एडवर्स इफेक्ट्स हमें जगदीश बताएगा. ओके, ओके. बहुत पेनिसिलिन्स के बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है. देयर आर सम नोटेबल एडवर्स इफेक्ट्स जो हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो सबसे पहला वाला एडवर्स इफेक्ट्स विच इज स्टार्टिंग विद जे. ओके, इट इज जैरिश हग्स हेमर रिएक्शन. ये एक सॉर्ट ऑफ एलर्जिक टाइप का ही रिएक्शन होता है जो कि सारे पेशेंट्स में नहीं होता है. दिस ऑकर्स ओनली इन केस ऑफ सिफिलिस पेशेंट्स. ये किस में ऑब्जर्व्ड है, मतलब सिफिलिस वाले पेशेंट्स में पेनिसिलिन का अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन किया तो कुछ कुछ पेशेंट्स में ये वाला रिएक्शन आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा. इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, मायालजिया. मायालजिया मतलब, एल्जिया मतलब पेन, माया मतलब मसल पेन. ठीक है, तो ऐसे इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं. तो ये जो जैरिश हर्ग्स हेमर रिएक्शन है ये किस में होता है, सिर्फ सिफिलिस में. और हमें पता है कि सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए हम पेनिसिलिन जी को यूज करते हैं. ठीक है, देन आर्थस रिएक्शन. ए स्टैंड फॉर आर्थस रिएक्शन. आर्थस रिएक्शन आपने वर्ड टर्म सुना है क्या इसके पहले? सुना होगा. इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ओके, इट इज अ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. राइट, देन डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट सीएनएस टॉक्सिसिटी. ये भी मतलब ऐसा हर बार होगा ऐसा नहीं है. इन सम पेशेंट्स इट में हैपन. आई स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन मेनली कहाँ पे होता है, दिस इज द लोकल इफेक्ट. इफ यू नो, हमने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स का अगर आप इंट्रामस्कुलर साइड पे इंजेक्शन देते हो तो वहां पे लोकली इन्फ्लेमेशन कॉज होता है. सो ये जो इन्फ्लेमेशन है ये कहाँ पे है, इट विल ऑकर एट द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट. राइट, देन एस स्टैंड्स फॉर सुपर इन्फेक्शन. सुपर इन्फेक्शन काफी रेयर है पेनिसिलिन जी के साथ में. कुछ कुछ केसेस में हो सकता है, जैसे अगर पेशेंट काफी इम्यूनो कम्प्रोमाइज है तब हो सकता है. नॉर्मली नहीं होता है बिकॉज पेनिसिलिन जी इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. तो जनरली नैरो स्पेक्ट्रम वाले जो है वो सुपर इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, बट कुछ कुछ केसेस में स्पेसिफिकली कुछ सिलेक्टेड पेशेंट में हो सकता है. सो इट्स अ रेयर टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट. ओके, सबसे कॉमन वाला जो एडवर्स इफेक्ट है दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. ये काफी फ्रीक्वेंटली होता है. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का ओवरऑल ऑकरेंस रेट है 1 to 10% केसेस, जो कि काफी ज्यादा हो गया. मतलब अगर आप 100 लोगों को दे रहे हो पेनिसिलिन तो उसमें से 10 लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं. और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए मतलब सारे ही पेनिसिलिन्स मोर और लेस कॉज करते हैं, नेचुरल वाले भी और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स भी ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कर सकते हैं. उसमें से भी
फिर भी सबसे ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के लिए जो कल्प्रिट वाला पेनिसिलिन है दैट इज प्रोकेन पेनिसिलिन जी। प्रोकेन पेनिसिलिन जी के साथ में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का इंसिडेंस सबसे ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि प्रोकेन प्रोकेन आपने ये नाम सुने क्या, प्रोकेन लिडोकेन, दे आर लोकल एनास्थेटिक, ठीक है। तो प्रोकेन इटसेल्फ इज एलर्जी, इसको क्या बोलते हैं, एलर्जी कॉजिंग एजेंट, ये एलर्जी प्रोन होता है। पेनिसिलिन भी है, तो इसीलिए प्रोकेन पेनिसिलिन के साथ में हमें थोड़ा इंसिडेंस ज्यादा मिलता है। एंड वन लास्ट थिंग, पेनिसिलिन के साथ में अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी देयर इज पार्शियल क्रॉस सेंसिटिविटी। क्रॉस सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि अगर एक पेनिसिलिन के लिए वो पर्सन एलर्जिक है तो दूसरे वाले पेनिसिलिन के लिए भी हो सकता है, दैट इज क्रॉस सेंसिटिविटी। जैसे हमने क्रॉस रेजिस्टेंस देखा था वैसे ही क्रॉस सेंसिटिविटी। तो क्रॉस सेंसिटिविटी कैसी है, पार्शियल है। पार्शियल का मतलब कैसे रहेगा कि कंप्लीट क्रॉस सेंसिटिविटी मतलब एक पेनिसिलिन के लिए अगर वो एलर्जिक है तो फिर सारे पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक रहेगा, दैट विल बी कंप्लीट क्रॉस सेंसिटिविटी। लेकिन कंप्लीट है क्या, नहीं, पार्शियल है। मतलब हो सकता है कि पेशेंट कुछ पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक है लेकिन कुछ पेनिसिलिन आप उनको दे सकते हो। तो फिर लेकिन फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर पेशेंट को पेनिसिलिन देने से पहले एलर्जिक है या फिर नहीं है। ओके, तो चेक करने के लिए जनरली बेंजिल पेनिसिलिन मतलब पेनिसिलिन जी ही दिया जाता है टू चेक वेदर द पेशेंट इज प्रोन टू एलर्जी और नॉट। क्लियर, फाइन। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो इसमें से जी जो है दैट स्टैंड्स फॉर नथिंग, तो उसको स्मॉल में लिखना। ओके, सो लेट्स सी वेदर वी कैन रिमेंबर। जे स्टैंड्स फॉर जैरिश हर्क्स हेमर reaction which occurs in syphilis patient. Then A, Arthus reaction, which is a type 3 hypersensitivity reaction. Okay, then G stands for nothing. D, direct CNS toxicity. Then I, inflammation at IM injection site. And S, super infection, which is rare. And H stands for hypersensitivity reactions which are frequent. ठीक है, so once again tell me, अभी एक बार visualize करो, let us see. J, the next letter is A, Arthus reaction. Then D, direct CNS toxicity. I, inflammation at the intramuscular injection site. S, super infection. And H, hypersensitivity reactions. ठीक है, तो कॉन्फिडेंट। अभी ये जल्दी जल्दी भूलने में जाता है, इसीलिए आपको जब भी याद करना है तो एवरी टाइम क्या करना है, दिमाग में ये जो निमोनिक है इसे लाना है और ट्राई करना है, क्योंकि याद नहीं आता है बाद में। बहुत सारे लेटर्स ऐसे जो आपको ये तो रहेगा याद, लेकिन व्हाट इट मीन्स फॉर वो याद नहीं रहेगा। ठीक है, और वहां पे जगदीश लिख के मत आना सिर्फ एग्जाम में। ओके, तो ये सिर्फ याद रखने के लिए है, लेकिन वो याद कब रहता है, आपको बिना देखे एक एक लेटर इट स्टैंड्स फॉर व्हाट वो आपको दिमाग में रिकॉल करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि कौन से आपको याद नहीं आते। ऐसे करके 4-5 दिन में आपको वो याद हो जाएगा। फाइन, ओके। तो ये हो गए हमारे पेनिसिलिन जी के एडवर्स रिएक्शंस। ओके, अभी इसके बाद में नेक्स्ट हमें ये डिस्कस करना है कि पेनिसिलिन जी के लिए व्हाट आर द वेरियस रेजिस्टेंस मैकेनिज्म, राइट। जो हम बार बार बोल रहे थे कि पेनिसिलिन हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस, सॉरी, बैक्टीरिया हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस फॉर पेनिसिलिन। तो रेजिस्टेंस डेवलप करने के मैकेनिज्म्स क्या क्या है बैक्टीरिया के, ओके, तो वो हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप हियर, राइट। तो ऑफ कोर्स सम ऑफ दिस मैकेनिज्म्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिनेज। एंड व्हाट इज अनदर नेम फॉर पेनिसिलिनेज, बीटा लैक्टामेज। याद रखो, बीटा लैक्टामेज इज आल्सो कॉल्ड एज पेनिसिलिनेज, क्योंकि बीटा लैक्टामेज मतलब बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक करने वाला। सेम मीनिंग है पेनिसिलिनेज का, पेनिसिलिन को ब्रेक करने वाला, राइट।
बीटा लैक्टमेज का प्रोडक्शन होना, दिस इज द रेजिस्टेंस मैकेनिज्म अडॉप्टेड बाय मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये मैकेनिज्म पाया जाएगा। और ये इसमें होता क्या है कि ये जो पेनिसिलिनेज है ये क्या करता है, बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक करता है, मतलब ओपन कर देता है। बीटा लैक्टम इज अ 4 मेंबर्ड रिंग, राइट। तो वो क्या करेगा, उसको बीच में से ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से वो ओपन हो जाती है एंड द एक्टिविटी इज लॉस्ट। फाइन। तो of course it is going to inactivate the penicillin and it is the major mechanism of resistance by gram positive bacteria। ठीक है। इसके अलावा there are some bacteria जिन्होंने एक दूसरा mechanism adopt किया है, that is altered PBPs। so what are these PBPs? penicillin binding proteins। ठीक है, penicillin binding protein। तो penicillin binding protein का एग्जांपल क्या था, आज ही पढ़ा ना हमने। एग्जाम्पल क्या था पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का? संगम और जगदीश में पहले का सब भूल गए। तो पेनिसिलिन किसको बाइंड करते हैं, ट्रांसपेप्टिडेज को बाइंड करते हैं एंड ट्रांसपेप्टिडेज इज वन ऑफ द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये रट्टा ही मार के रखना है आपको, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन मतलब इन अवर केस इट इज ट्रांसपेप्टिडेज। तो जैसे आप जानते हैं कि पेनिसिलिन जब जाते हैं तो वो अपनी एक्शन दिखा पाते हैं क्योंकि दे कैन बाइंड टू ट्रांसपेप्टिडेज, और ट्रांसपेप्टिडेज को बाइंड करेंगे तभी वो उसको क्या कर सकते हैं, इनएक्टिवेट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उनके जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से यानी कि ट्रांसपेप्टिडेज है उसमें ही कुछ वो अल्टरेशन कर देंगे। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू अल्टर द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो प्रोटीन है ये चेंज, अल्टर मतलब उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। ओके, तो चेंजेस इस तरह से आते हैं दैट दिस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन लूजेस इट्स एफिनिटी टू बाइंड विथ पेनिसिलिन, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेनिसिलिन उनके साथ में बाइंड ही नहीं कर पाएंगे, और बाइंड ही नहीं कर पाएंगे तो फिर इनहिबिट भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से पेनिसिलिन बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद भी अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अल्टरेशन इन द पीबीपीज, दे लूज एफिनिटी टू बाइंड विथ पेनिसिलिन्स। ओके, तो ये एक मैकेनिज्म्स हो जाता है, ये एक मैकेनिज्म हो जाता है विच इज अडॉप्टेड बाय सम बैक्टीरिया। ओके, एंड देयर इज वन अदर मैकेनिज्म विच इज अडॉप्टेड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी जैसे यस, दैट इज डिक्रीज्ड परमिएबिलिटी। ओके, ये वाला भी मैकेनिज्म हमने एक बार डिस्कस किया है जब हम कीमोथेरेपी के बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे थे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मेजर मैकेनिज्म होता है प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टमेज। ओके, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मेजर मैकेनिज्म होता है डिक्रीज इन परमिएबिलिटी। ठीक है, ऑल्दो ये वाला मैकेनिज्म कौन से वाले पेनिसिलिन्स के अगेंस्ट रहेगा, देयर आर सम पेनिसिलिन्स दैट हैव एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, ओके, दैट कैन इनहिबिट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आल्सो। तो वैसे वाले पेनिसिलिन्स के अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं, तो हमने देखा था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन पे कुछ चैनल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज पोरिन चैनल्स। ठीक है, और इन्हीं चैनल्स के थ्रू पेनिसिलिन्स एंटर करते हैं बैक्टीरिया के सेल में, राइट। तो क्या होता है कि ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये क्या करेंगे, उनमें कुछ ऐसे चेंजेस हो गए दैट देयर विल बी आइदर लॉस ऑफ दिस पोरिन चैनल्स और चेंजेस इन द पोरिन चैनल्स, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस हो गया, अगर चैनल्स का ही लॉस हो गया तो पेनिसिलिन का एंट्री नहीं हो पाएगा सेल के अंदर, या फिर अल्टरेशन भी हुआ तभी भी उस चैनल के थ्रू पेनिसिलिन एंटर नहीं कर पाएंगे, और एंटर ही नहीं कर पाएंगे तो एक्टिविटी भी नहीं शो कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया have developed resistance against penicillins। तो ये ऐसे 3 अलग अलग मैकेनिज्म्स है जिसमें से मेजर वाला मैकेनिज्म रहेगा प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टमेज। ठीक है, तो अभी तक हमने
किसका डिस्कशन किया, पेरेंट जनरेशन का, ठीक है, जिसमें से हमने पेनिसिलिन जी का डिस्कशन किया। अभी कल के डिस्कशन में वी विल बी कंटिन्यूइंग अवर डिस्कशन अबाउट द नेक्स्ट 2 कैटेगरीज, राइट। पेनिसिलिन के जो हमने यूजेस देखे और जो हमने एडवर्स इफेक्ट्स देखे वो सारे ही पेनिसिलिन के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। अभी मतलब जैसे आगे के पेनिसिलिन हम डिस्कस करेंगे तो जिस तरह से हमने इसके यूजेस वगैरह डिस्कस किए वैसे सबके हमें अलग अलग डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनके यूज प्रोफाइल जो है वो बहुत स्पेसिफिक है और मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ये जो कैटेगरी है इट इज एंटी स्टफाइलोकोकल, वो उनका यूज है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटी सुडोमोनल वो है उनका यूज। सबके एडवर्स इफेक्ट सेम। तो अभी हमें क्या डिस्कस करना है, सिर्फ ये जो बाकी के पेनिसिलिन से इनके स्ट्रक्चर्स, इनकी केमिस्ट्री, केमिकल फीचर्स और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल पॉइंट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हमारा पेनिसिलिन का वाला जो टॉपिक है दैट विल बी ओवर, फाइन। सो वी विल स्टॉप हियर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द पेनिसिलिन बी and onwards in the next lecture.